हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो पिछले 48 आवर्स में आप नोटिस करो तो रशिया में जो चीज़ें हुई है उसे देख के विश्वास नहीं होता। सारी चीज़ें एक के बाद एक जो रशिया में अभी चल रहा है ना, वो अगर आप एक्चुअली में देखो तो किसी मूवी की स्क्रिप्ट से विचित्र या फिर मैं कहूँगा इंटरेस्टिंग है। एक्चुअली में हुआ क्या ना कि 24 आवर्स तक रशिया में एक मार्च चला, मैं कहूँगा होड़ चली रशिया की करंट अथॉरिटी को हटाने के लिए। रशियन अथॉरिटी को हटाने के लिए जो लोग आए थे, एक्चुअली में जो प्राइवेट आर्मी आई थी वो सिर्फ 200 किलोमीटर दूर थी मॉस्को से। लेकिन लास्ट मोमेंट पर ऐसा क्या हुआ कि वो प्राइवेट आर्मी पीछे हट गई और मॉस्को पे अटैक नहीं किया। यार उसके कौन से प्रेसिडेंट थे जिन्होंने रशियन अथॉरिटी और इस प्राइवेट आर्मी के बीच में सुलह कराई? क्या सुलह कराई? कौन थे ये बेलारूसी प्रेसिडेंट जिन्होंने प्राइवेट आर्मी और रशियन अथॉरिटी के बीच में सुलह कराई? कौन थी ये प्राइवेट आर्मी जो कि रशियन अथॉरिटी पे हमला करना चाहती थी? और ये सुलह कैसे हुई और ये पीछे कैसे हट गई, ये सब जानेंगे इस वीडियो में। सो लेट्स। इस फोटो में आप देख सकते हो कि ये रशियन प्रेसिडेंट पुतिन और ये उनका पर्सनल बावर्ची, इसका एक्चुअली में नाम प्रिगोजिन है। और ये बहुत सालों से पुतिन के लिए पुतिन को खाना खिलाया करता था। ये पुतिन के सबसे खास आदमियों में से एक था और पुतिन इस पर बहुत ही ज़्यादा ट्रस्ट करते थे कि जब रशिया यूक्रेन वॉर हुआ तब इसे रशियन प्राइवेट आर्मी वैगनर ग्रुप का कमांडर बना दिया था। लेकिन किसने सोचा था कि पुतिन का एक ऐसा ट्रस्टेड आदमी जिस पे पुतिन बहुत ही ज़्यादा भरोसा करते थे, वही पुतिन के खिलाफ एक मार्च निकाल देगा और रशिया को कब्जा करने के लिए निकल पड़ेगा। सो इसमें हुआ क्या ना कि ये प्रिगोजिन नोटिस में तब से आया जब इसने रशिया यूक्रेन वॉर के टाइम पे एक वीडियो जारी किया और उसके अंदर ये बोला था कि रशियन अथॉरिटी उनको वेपन सप्लाई नहीं कर रही है, जिसकी वजह से उनके सोल्जर्स यूक्रेन के अंदर मर रहे और वो लोग अच्छे से लड़ नहीं पा रहे। Это вот парни ЧВК «Вагнер», которые погибли сегодня. Еще кровь свежая. Сними всех. А теперь слушайте меня, блядь. Это чьи-то, блядь, отцы и чьи-то сыновья. И те, которые не дают нам боеприпасы, будут в аду жрать их потроха, блядь. У нас нехватка боеприпасов 70%. Шойгу! Герасимов! Где, боеприпасы? Посмотрите на них, Если вы даете норму боеприпасов, их в 5 раз меньше. Они пришли сюда добровольцами и умирают за то, чтобы вы жировали в своих кабинетах с красным деревом. सो इस वीडियो के बाद क्या हुआ ना कि रशियन पॉपुलेशन के मन में उनके अथॉरिटी के प्रति थोड़ी सी नेगेटिव सेंटीमेंट बैठ गई और थोड़ी सी नफरत पैदा हो गई। तो प्रिगोजिन ने क्या सोचा ना कि अभी रशिया पूरी तरीके से स्थिति में नहीं है सिविल वॉर को झेलने के लिए। तो उसने क्या किया ना, अपने 25,000 सैनिक जो कि यूक्रेन में वैगनर ग्रुप के 25,000 सैनिक जो कि यूक्रेन में युद्ध कर रहे थे, उनको रशिया की तरफ मोड़ दिया और रशिया में अटैक कर दिया। Это слышишь, ЧВК «Вагнер» называется. तो सबसे पहले मैं आपको ये वैगनर ग्रुप के बारे में बता दूं। ये वैगनर ग्रुप बेसिकली 2014 में फाइंड आउट किया गया था और उसके अंदर सबसे पहले 250 सैनिक ही थे। फिर ईयर बाय ईयर उसकी कैपेसिटी इंक्रीज होती गई और आज उस वैगनर ग्रुप के अंदर 50,000 से भी ज़्यादा सैनिक है। सो बेसिकली ये जो 50,000 सैनिक जो यूक्रेन में लड़ रहे थे, अब प्रिगोजिन के मन में भी थोड़ी सी लालच जाग गई कि 25,000 की सेना है और रशिया भी इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट को हैंडल करने की पोजीशन में नहीं है, तो क्यों ना हमला कर ही देते और करंट गवर्नमेंट को हटा के एक नई गवर्नमेंट एस्टैब्लिश कर देते हैं। स्टार्टिंग में तो वैगनर ग्रुप बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल रहा। प्रिगोजिन फुल वायलेंस के मूड में थे। रशिया में एंटर होते ही उन्होंने सबसे पहले तो बहुत सारे रशियन हेलीकॉप्टर्स को गिरा दिया और रोस्तोव सिटी को कब्जा कर लिया। अब ये सब चल ही रहा था, वैगनर ग्रुप रशिया में एडवांस कर ही रहा था। तो ये सब देख के पुतिन थोड़े शांत रहने वाले थे। पुतिन ने भी बाहर निकलकर रशिया को एक स्पीच दी जिसके अंदर उन्होंने कहा कि ये बैक इन द स्टैब है, मतलब पीठ पे छोरा घुपा गया है और देश के गद्दारों को कभी भी माफ़ नहीं किया जाएगा, सबको सज़ा मिलेगी। Однако организаторы мятежа, предав свою страну, свой народ, предали и тех, кого втянули в преступление, лгали им, толкали их на смерть под огонь, на то, чтобы стрелять в своих.
Именно такого исхода братоубийства хотели враги России и неонацисты в Киеве, и их западные покровители, и разного рода национал-предатели. Хотели, чтобы солдаты России убивали друг друга, чтобы погибли военнослужащие и мирные жители, чтобы в конечном счете проиграла Россия, а наше общество раскололось, захлебнулось в кровавой междоусобице. Они потирали руки, мечтая взять реванш за свои неудачи на фронте и в ходе так называемого контрнаступления. Но просчитались. Благодарю всех наших военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов, специальных служб, которые встали на пути у мятежников, сохранили верность долгу, присяге и своему народу. Учения предпринимались шаги, чтобы избежать большой крови. Для этого потребовалось и время. В том числе, чтобы дать возможность одуматься тем, кто совершил ошибку. Понять, что их действия решительно отвергаются обществом и каким трагическим, разрушительным последствиям для России, для нашего государства ведет авантюра, в которую их втравили. Благодарю тех солдат и командиров группы «Вагнер», которые приняли единственно правильное решение. Не пошли на братоубийственное кровопролитие. Остановились у последней черты. Сегодня у вас есть возможность продолжить службу России, заключив контракт с Министерством обороны или другими силовыми органами. Либо вернуться к своим родным и близким. Кто хочет, сможет уйти в Белоруссию. Данное мною обещание будет исполнено. Повторю, выбор за каждым из вас. Но, уверен, это будет выбор воинов России, которые осознали свою трагическую ошибку. Признателен президенту Беларуси Александру Григорьевичу Лукашенко за его усилия и вклад в мирное разрешение ситуации. Но повторю, именно патриотический настрой граждан, консолидация всего российского общества сыграли в эти дни решающую роль. Эта поддержка позволила нам вместе преодолеть сложнейшие... वैगनर ग्रुप अब रास्तों पर कब्जा करने के बाद निकल पड़ा था मॉस्को की ओर। और मॉस्को में बैठा था पुतिन। और मैं कहूँगा इसके जितना समझदार लीडर शायद ही कभी कोई। बहुत सारी कंट्रीज़ पुतिन के डिफेंस में आके खड़ी हो गई क्योंकि उनको पता था कि जब तक पुतिन है तब तक रशिया है। क्योंकि कोई अगर प्रिगोजिन जैसा कोई इनएक्सपीरियंस्ड इंसान आके सत्ता पे बैठेगा तो फिर रशिया का एग्जिस्टेंस में रहना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। और इस बाइपोलर वर्ल्ड में यूएसए की हेजीमोनी को काउंटर करने के लिए रशिया का एग्जिस्टेंस में होना बहुत ही ज़रूरी है। हाँ, तब तक जब तक कि इंडिया 5 to 7 ट्रिलियंस की इकोनॉमी नहीं बन जाता, तब तक तो मैं कहूँगा कि रशिया का एग्जिस्टेंस में रहना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। युगांडा के प्रेसिडेंट योवेरी के सन ने तो यहाँ तक ऑन रिकॉर्ड यहाँ तक कह दिया कि अगर ज़रूरत पड़ी तो हम लोग पुतिन के डिफेंस में हमारी मिलिट्री भी भेजेंगे और मॉस्को के अंदर एंटर होके पुतिन को इवैक्यूएट भी करवाएंगे। और इन सब के साथ पुतिन ने भी मॉस्को की सिक्योरिटी के लिए मॉस्को के अंदर एंटर होने वाले जितने भी रूट्स थे उन सबको ब्लॉक करवा दिया, सारे ब्रिजेस को तोड़ दिया, सारे रास्तों को खुदवा दिया और मॉस्को की चारों बाजू मिलिट्री को डिप्लॉय करा दिया। सारे सोल्जर्स को, चेचनिया से बहुत सारे सोल्जर्स को, बहुत सारे अलग अलग एरिया से सोल्जर्स को बुला के मॉस्को के अंदर डिप्लॉय करवा दिया। और अब व्लादिमीर पुतिन ने भी मॉस्को की सिक्योरिटी के लिए मॉस्को के अंदर एंटर होने वाले जितने भी रूट्स थे उन सबको ब्लॉक करवा दिया था, सारे ब्रिजेस को तोड़ दिया था, सारे रास्तों को खुदवा दिया था और डिफरेंट एरियाज़ में से यहाँ तक कि चेचनिया से भी मिलिट्री को, रशियन मिलिट्री को बुलवा के मॉस्को के चारों बाजू डिप्लॉय कर दिया था, जिससे कि कोई भी अंदर एंटर ना हो पाए। अब मॉस्को पूरी तरह से डिफेंसिव पोजीशन में आ गया था, अब उसको कब्जा पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। अब जब वैगनर ग्रुप मॉस्को से सिर्फ 200 किलोमीटर की दूरी पे था तब प्रिगोजिन को भी ऐसा लगने लगा कि कब्जा पाना तो अभी नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो रहा है, तो वो भी एक बीच का रास्ता ढूंढने लगे क्योंकि विद्रोह करते टाइम तो कर लिया लेकिन अब क्या करें। तभी इस संकट की घड़ी में बेलारूस के प्रेसिडेंट लुकाशेंको का प्रिगोजिन के ऊपर कॉल आया कि भाई क्या कर रहे हो, इतना वायलेंस क्यों कर रहे हो। मैं कहूँगा इस बंदे के दिल में ना व्लादिमीर पुतिन के लिए एक जेन्युइन रिस्पेक्ट है, क्योंकि अगर ये चाहते हैं ना
तो बेलारूस में बैठे बैठे पूरा तमाशा देख सकते थे कि क्या हो रहा है। अगर ये इंटरव्यू ना भी करते ना फिर भी चलता, लेकिन इन्होंने प्रिगोजिन को कॉल किया और टेबल पर बुलाकर सुलह करवाई। अभी अंडर द टेबल क्या बात हुई ना, ये तो पता नहीं होता, लेकिन बेसिकली यही बात हुई होगी कि बेलारूस में आपको एक घर दिया जाएगा, थोड़े से पैसे दिए जाएंगे और सिक्योरिटी दी जाएगी और आपको माफ़ कर दिया जाएगा। लेकिन बेसिकली माफ़ तो मुझे तो नहीं लगता कि पुतिन प्रिगोजिन को इसके लिए माफ़ करेंगे। शायद से अभी के लिए उसको छोड़ देंगे, लेकिन 3-4 साल बाद जब ये वॉर थम जाएगी तब आपको ये न्यूज़ सुनने को मिलेगी कि प्रिगोजिन। लेकिन अभी बेसिकली पूरा मामला ठंडा पड़ गया है। वैगनर ग्रुप भी वापस यूक्रेन में चला गया है और पूरी स्थिति एकदम नॉर्मलाइज हो गई है। लेकिन इससे यूक्रेन ने थोड़ा एडवांस तो कर ही लिया होगा। और मैं आपको इस टॉपिक की रेगुलर अपडेट्स देता रहूँ। तब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ एंड एन्जॉय।